Good evening, everyone. I am Dr. Neha from the Professional Vedya team. A warm welcome to all of you on 6th day of the International Ayurveda Summit. This summit provides a very valuable opportunity for all of you to expand your knowledge of Ayurveda and understand its growing influence across the globe. It has been successfully organized by the Professional Vedya and the Ancient Medico. Today, we are honored to have as our special guest Dr. Pratap Chauhan sir, the director of Jiva Ayurveda. Dr. Pratap Chauhan sir has extensive experience in the field of Ayurveda and has made significant contribution to promoting Ayurveda globally. The, to- the topic of today's session is Global Opportunities of Ayurveda. Dr. Pratap Chauhan sir will share insights on how Ayurveda is gaining global recognition and how we can tap into this vast opportunity. I encourage all of you to listen attentively and be prepared with your questions as today's topic is very important. As today's topic is very Please अपना mic off रखें. As today's topic is very important for all of us. So without further delay, I would like to invite Dr. Pratap Chauhan sir to share his knowledge and experience with us. Over to you, sir. ओके नमस्कार सभी को. जस्ट गिव मी ए कपल ऑफ मिनट्स. मैं ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन अपनी. थोड़ा सा लिटिल टेक्निकल इशू. जी सर. जस्ट गिव इट 2 minutes. ओके. जी. All right. So can you see my screen? Yes, sir. All right. So नमस्कार सभी को. Sorry for this technical problem. सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रेजेंटेशन. मेरे को जो टॉपिक दिया है आयुर्वेदा फॉर ग्लोबल वेलनेस, तो इस विषय पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा आप लोगों के साथ. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं ग्लोबली आजकल. दूसरी चीज जो है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स
इट्स नॉट ओनली दैट वी जस्ट डू आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो आई थिंक मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है जी सर। और मेरी आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल? जी सर। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आयुर्वेद जो है इट्स ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। आजकल जो इंडस्ट्री में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आयुर्वेद को लेकर के आजकल हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। इट्स नॉट ओनली जस्ट चिकित्सा बट फूड है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी बहुत स्कोप है हमारे पास। और साथ में जो वेलनेस सर्विसेज हैं, आजकल आप देख रहे हो, यू आर सीइंग दैट आयुर्वेदा इज नॉट ओनली जस्ट लिमिटेड टू आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, इवन बड़े बड़े जो होटल्स हैं या इवन रिजॉर्ट्स हैं विदेशों में, कई जगह मैं देखता हूँ इवन जो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं वहां भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद का दे आर स्टार्टिंग सम सर्विसेज। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें हमारे भारत के अंदर, इट्स ए वेल रेगुलेटेड स्ट्रक्चर्ड इवॉल्व सेक्टर विद डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, हमारी आयुष मिनिस्ट्री है, और क्वालिटी सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटीज दे आर वेल इन प्लेस। पूरे भारत में देखें तो लगभग 3,000 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, 7 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक एंड आयुष डॉक्टर्स हैं। आयुष रिसर्च पोर्टल जो कि हमारी आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है, इट हैज अराउंड 40,000 रिसर्च पब्लिकेशंस। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि आपके आयुर्वेद में एविडेंस नहीं है, रिसर्च नहीं है। सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, देर आर अराउंड 40,000 रिसर्च पब्लिकेशंस जो कि आयुष रिसर्च पोर्टल में यू कैन फाइंड देम। और जो अपना जो सेक्टर है इट हैज बीन ग्रोइंग वेरी वेल, और जो $3 बिलियन जो कि 2016 में था, उससे 2025 में इट इज प्रोजेक्टेड टू बी $27 बिलियन का इंडस्ट्री होने वाला है। तो काफी अच्छी एक ऑर्गेनाइज्ड है। मार्केट ग्रोथ अगर हम देखें तो आयुर्वेद की जो मार्केट है, अगर 9 बिलियन थी 2019 में, it's projected to be 27 billion by 2025. It's growing at a rate of 17% per year. वेलनेस टूरिज्म के एरिया में भी अगर हम देखें तो काफी कुछ जो है भारत के अंदर आजकल बहुत लोग आते हैं जो आयुर्वेद चिकित्सा के लिए आते हैं, और लगभग $3 बिलियन का जो है रेवेन्यू 2021 में इंडिया और श्रीलंका ने जनरेट किया था। ये रिसर्च कहीं से मैंने आपको कोट कर रहा हूँ। कंज्यूमर भी, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ग्लोबली आर ऑप्टिंग फॉर आयुर्वेदा नाउ। प्रोडक्ट्स और उनके जो प्रोडक्ट्स पर भी फोकस है, नेचुरल हर्बल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स पर भी काफी फोकस है। और सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है, स्पेशली यूएस है, यूरोप है, जापान है, वहां पर अराउंड 23% जो कंज्यूमर्स हैं, लोग पॉपुलेशन है, दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन नेचुरल थिंग्स विच ऑल्सो इंक्लूड्स आयुर्वेद। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि व्हाई आयुर्वेदा इज नीडेड टुडे, तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, पिछले 100 साल के अंदर हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 33 ईयर्स से 72 ईयर्स हो गई है, ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल एक्चुअली। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, एंड वी कैन से कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वाज प्लेड बाय मॉडर्न मेडिसिन। ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस थी, बहुत सारे इन्फेक्शंस थे जिससे लोग मर जाते थे, उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन ने काफी काम किया और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ऑलमोस्ट डबल किया। अगर आप इस चार्ट को देखें तो डेफिनेटली हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई है, बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो बढ़ी कैसे है कि वी हैव टू टेक सो मेनी टैबलेट्स। आपने देखा होगा कई जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी लाइफ तो बढ़ गई, बट दे आर टेकिंग लाइक 10 टैबलेट्स, 15 टैबलेट्स, ब्लड प्रेशर की अलग है, शुगर की अलग गोली है। सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, उसमें कुछ खास चेंज नहीं आया है। चाहे हमारी लाइफ स्पैन बढ़ गई है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट इम्प्रूव। और इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि वी हैव एडेड ईयर्स टू आवर लाइफ, but have we added life to our years? This is a very good question you need to ask कि जो हमारी लाइफ है
वो तो बढ़ी, लेकिन लाइफ जो हमारे जो ईयर्स बढ़े उसमें लाइफ नहीं हमने ऐड की। एंड दैट्स व्हाई आयुर्वेदा हैज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक और मैं आपको स्टडी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये कोशिश की गई है ये देखने की कि अगले 20 साल में अप टू 2040 कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिसका बर्डन ज्यादा बढ़ने वाला है अभी। तो इसमें जो आप लाल सर्कल्स देख रहे हैं ये सारी मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, और जो ग्रे सर्कल्स आप देख रहे हैं दीज आर मोस्टली लाइक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, या फिर लिवर डिसऑर्डर, किडनी प्रॉब्लम्स, या फिर उसके अलावा ओबेसिटी, डायबिटीज, यानी कि जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी दैट वाज डन बाय मैकेंजी, it is shown that in next 20 years there will be more and more people suffering from lifestyle disorders, metabolic disorders, or chronic degenerative disorders, mental disorders. इससे लोग सफर करने वाले हैं। And interestingly, when they try to find out कि how much are we prepared to handle this disease burden which is going to increase, तो ये something is very interesting for all of you to look at। ये तो यहां से दिख रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विल बी bulk of the disease in the future years, but how well are we prepared to handle these? So if you look at this, इसमें अगेन जो आपको दिख रही है ना ऊपर वाली ये जो लाल लाल जो आपको दिख रहे हैं, तो ये तो हमारी है कि जिसमें हम अगर देखें इसको तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं इनको हैंडल करने के। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारे क्रोनिक में डिसीजेज हैं, वी आर एक्चुअली नॉट करंटली, वी आर नॉट फुल्ली इक्विप्ड टू टैकल दिस ग्रोइंग मेनेस। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज मॉडर्न मेडिसिन के सामने भी कि हाउ टू हैंडल। अभी केवल एक गोली देने से उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने से बात नहीं बनने वाली। तो देयरफॉर नॉट ओनली जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आयुर्वेदा हैज ए ग्रेट फ्यूचर। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे जो है यूज कर सकते हैं, हाउ कैन वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट समथिंग दैट विल मेक अस सक्सेसफुल। तो थोड़ा इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये सबको मालूम है कि नाउ देयर इज ए ग्लोबल डिमांड ऑफ आयुर्वेदा, स्पेशली आफ्टर कोविड। ये हमने सबने देखा है, कोविड में बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज हुआ, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड ऑफ इंडिया, दैट द मॉडर्न मेडिसिन इज नॉट इनफ टू एक्चुअली हैंडल आवर इवन पेंडेमिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई दवाई थी नहीं मॉडर्न मेडिसिन में, जबकि हमारे काढ़ा पिया लोगों ने, आयुर्वेदिक दवाइयां ली, उसके काफी डेटा है उसका विच हैज शोन कि जिन लोगों ने नेचुरल और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, they were either they were able to prevent the infection, या अगर उनको हुआ भी तो माइल्ड इन्फेक्शन हुआ। और दूसरा ये डेफिनेटली है कि कोविड के बाद देयर इज ए ह्यूज इंटरेस्ट इन नेचुरल एंड होलिस्टिक हेल्थ। रिकग्निशन भी हो रही है काफी देशों से, गवर्नमेंट लेवल पर भी हमारे एमओयूज साइन हुए, काफी सारे देशों में धीरे धीरे लीगल एक्सेप्टेंस भी हो रही है। जैसे कि मिडिल ईस्ट के काफी कंट्रीज में लीगल है आयुर्वेदा, उसके साथ साथ जो है कुछ एशियन कंट्रीज में लीगल है। डिजिटल हेल्थ आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टेलीमेडिसिन, जो कि जीवा इज नोन फॉर द पायनियरिंग ऑफ टेलीमेडिसिन, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और अभी तो हम तो जीवा में बहुत काम कर रहे हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस पर हमने डेटा बनाया है पूरा, उस पर प्रोटोकॉल्स बनाए कि डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए। अगर जीवा के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम लोग बहुत पहले से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। 1995 में वर्ल्ड की पहली आयुर्वेदिक वेबसाइट मैंने बनाई थी, जब इंटरनेट आया भी नहीं था, बहुत कम जगह इंटरनेट था, 5 IITs में केवल इंटरनेट था। और डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ग्रोथ रेट मैंने पहले बताया आपको, 15 से 20% का ग्रोथ रेट ऑलरेडी चल रहा है। अगर हम करियर की बात करें कि आयुर्वेद में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर बन के प्रैक्टिस ही करनी है। ऑफ कोर्स फिजिशियन आप बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज वेरी मच ए फील्ड ऑफ योर चॉइस। लेकिन उसके साथ साथ रिसर्च, स्पेशली जो है आजकल विदेशों में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं।
जहां पर लोग ये आयुर्वेदिक हर्ब्स के ऊपर काफी क्लिनिकल स्टडीज कर रहे हैं। कुछ आजकल ऐसी फार्मेसीज हैं विच आर नॉट आवर पॉपुलर आयुर्वेदिक फार्मेसीज जिनके नाम आप जानते हो, लेकिन ऐसी फार्मेसीज हैं जिनके साथ आपने नाम सुने सुने नहीं होंगे। उन्होंने ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर रखे हुए हैं, मैं जानता हूं, जो पिछले 10-10 साल से उनके साथ रिसर्च में काम कर रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू मेक सम प्रोडक्ट्स विच आर रिसर्च बेस्ड एंड एविडेंस बेस्ड। तो एक प्रोडक्ट डेवलप करने में काफी साल लगते हैं। तो वहां भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स टीचिंग इज अनदर ऑप्शन। अगर आप पढ़ाने में आपका इंटरेस्ट है तो आप आयुर्वेदिक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या इवन आप आजकल तो पढ़ाना एक ऐसा है कि यू कैन इवन गो टू द मासेस। अभी मैं कोई एक किसी का देख रहा था इंस्टाग्राम, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, शी गोज इन द स्लम्स, शी गोज इन सम लाइक गांव के लोगों में जाती है एंड शी टीचेस देम, उनको कुछ होम रेमेडीज बना के दिखाएगी या कुछ करके दिखाएगी। एंड इट्स अप टू यू लाइक व्हाट यू वांट, मास प्रमोशन आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव सेक्टर है। अगर आपके पास थोड़े रिसोर्सेज हैं या आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑल्सो पुट अप ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आजकल बहुत सारी कंपनीज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाना चाहती हैं, बट सब लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, तो दैट्स ऑल्सो ए वेरी वेरी नाइस फील्ड अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है। और जैसा मैंने पहले बोला कि आपके जितने होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं या वेलनेस सेंटर्स हैं, इवन विदेशों में मैंने देखा है, आजकल यूरोप में काफी ऐसे होटल्स हैं जिनको केवल हेल्थ के लिए उन्होंने एक सैनिटोरियम की तरह उनको प्रमोट करते हैं। तो वहां पर वो डॉक्टर्स रखते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी डिमांड में हैं। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, यदि आप अपने आप को वहां दिखा सकते हैं कि आपके अंदर ऐसी कुछ काबिलियत है कि आप वहां कुछ नई चीज क्रिएट करके दिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो ये एक अलग एरिया है। न्यूट्रिशन एक अलग फील्ड है। हमने तो जीवा में अब काफी सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को न्यूट्रिशनिस्ट बनाया। तो हम जो चिकित्सा करते हैं आजकल, तो उसमें एक डॉक्टर पेशेंट के साथ काम करता है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो काम करते हैं, उसके साथ माइंड वेलबींग कोचेज हैं, चौथे नंबर पर योगाचार्य हैं। तो एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं ना चिकित्सा के चतुष्पाद। तो चतुष्पाद में मेडिसिन है, रोगी है, वैद्य है, लेकिन परिचारक जो है उसमें बहुत सारी चीजें हम उसमें बीच में लाते हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो युक्ति विपाश्रय चिकित्सा तो हम सब कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, पंचकर्म कर रहे हैं, लेकिन सत्वावजय दैव विपाश्रय हम नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक होलिस्टिक प्रोटोकॉल बनाया है और हमने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। 3-4 तरह के जब एक्सपर्ट एक पेशेंट के साथ काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए आप जो है ना न्यूट्रिशनिस्ट आप बन सकते हैं, आप फूड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अभी पीछे मैंने कुछ साल पहले संजीव कपूर के साथ कुछ वीडियोस बनाई थी फूड वेदा करके। तो यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक बहुत अच्छा करियर है। अभी मेरे पास कोरिया से कुछ कांटेक्ट हुआ है, कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है, दे वांट टू वर्क विद अस। तो डिफरेंट, आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा, केवल ये नहीं कि क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस ही करनी है। साइकोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। माइंड की इतनी सारी बीमारियां हैं, लेकिन हमको सत्वा वजह आता नहीं है। ये सत्वा वजह जो है अमेरिका वाले, यूरोप वाले, जापान वाले उसको कैश कर रहे हैं, वो उसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। माइंडफुलनेस आजकल हॉस्पिटल्स में लगा हुआ है। वहां हम लोग सत्वा वजह को लेके बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। आप एक दैव विपाश्रय के चिकित्सक बन सकते हैं, स्पिरिचुअल थेरेपी जिसको कहते हैं। आप काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे फील्ड्स हैं, देयर इज एंडलेस फील्ड्स। आप थोड़ा सा ब्रेन को ओपन करके सोचिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप फॉरेन कंट्रीज में अगर जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो टीचिंग कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। आजकल काफी सारी यूनिवर्सिटीज में भी कुछ एड ऑन कोर्सेज हम लोग पढ़ाते हैं। लिथुएनिया में, पोलैंड के अंदर कई हॉस्पिटल्स में जाकर के हम काम करते हैं। जापान में एक हॉस्पिटल के साथ अभी हमारा टाइप हुआ है, वो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, जहां पर हम उनको एड ऑन थेरेपी दे रहे हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज अनदर बिग फील्ड। पूरी दुनिया की नजर जो है, फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज इंटीग्रेटिव। तो इंटीग्रेटिव मतलब मॉडर्न मेडिसिन के साथ लोग ये ढूंढ रहे हैं कि मान लो जैसे कैंसर केयर है,
तो कैंसर में वो लोग अपनी चिकित्सा कर रहे हैं, बट देर आल्सो लुकिंग कि हमारे पास क्या है। तो हम किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं। P4 मेडिसिन, यदि आपने सुना हो, P4 मेडिसिन इज वेरी इमर्जिंग फॉर्म ऑफ मेडिसिन। ये केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन कह सकते हैं आप इसको। वो पर्सनलाइज्ड है, वो प्रिवेंटिव है, वो प्रिडिक्टिव है, वो पार्टिसिपेटरी है। P4 इसको आयुर्वेद ही कहते हैं हम लोग, लेकिन ये लोग ब्रांडिंग करके उसको बहुत अच्छी तरह से फैलाते हैं। हम लोगों को भी थोड़ा सा ब्रांडिंग का थोड़ा सेंस डेवलप करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। आजकल कॉर्पोरेट में, कल मैं कोलकाता में था, तो कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरा एक लेक्चर था जहां टॉप के कॉर्पोरेट हेड्स थे सारे। तो हमने जीवा में एक आयुर कॉर्प करके प्रोग्राम बनाया है, जो हम कॉर्पोरेट्स में जा करके और उनको जो है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज देते हैं। तो आप इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। कितने सारे कॉर्पोरेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, आप किसी एक कंपनी को पकड़ लेंगे तो उसी में आपका काम हो जाएगा। आप फार्मिंग कर सकते हैं, अगर आपकी जमीन है, आपके पास लैंड है। ऑर्गेनिक हर्ब्स की बहुत बड़ी डिमांड है और आगे बढ़ने वाली है। कोई भी एक हर्ब आप ग्रो करें ऑर्गेनिक अच्छे तरीके से, उसको पूरे वर्ल्ड वाइड आप बेच सकते हैं। आजकल अश्वगंधा का कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो मतलब करोड़ों रुपया का बिजनेस अश्वगंधा का ही केवल कर रहे हैं लोग। और स्टार्टअप कर सकते हैं आप। कोई टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया हो आपके पास तो वो कर सकते हैं। डेफिनेटली स्टार्टअप एक बहुत नई चीज है आजकल आयुर्वेद फील्ड में। सोशल मीडिया के आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, अगर आपका शौक है थोड़ा इंस्टाग्राम और इस तरह के रील्स बनाने का। तो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये हमारी आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। उनमें से कितने सारे लोग हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ही नहीं। तो टेक्निकली हमारा काम है ये, हम तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हमारी बात ज्यादा लोग सुनेंगे, ज्यादा लोगों को हम कन्विंस कर सकते हैं। आप टेलीविजन पर आ सकते हैं, जैसे हमारा टेलीविजन शो हमने शुरू किया था आज से लगभग ऑलमोस्ट 20 साल पहले। तो आइडिया आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे, काफी सारे फील्ड्स ऑफ करियर हैं, ये आपको शायद समझ आ गया होगा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि जो आज आयुर्वेदा का जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप आयुर्वेद को किस तरह से ग्लोबली ले जा सकते हैं। एक तो ग्रोइंग इंटरेस्ट है वर्ल्ड वाइड। दूसरा, क्रॉनिक डिजीज जो है, स्पेशली जो है जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज हैं, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज, ऑटो इम्यून डिसीजेज, यू जस्ट लुक एट एक्चुअली एलोपैथी में देखें तो चिकित्सा यानी कि किसी बीमारी को ठीक करने की उनके पास बहुत कम कैपेबिलिटी है। वो एक लाइफ लॉन्ग टैबलेट खिला सकते हैं आपको मैनेज करने के लिए, लेकिन आयुर्वेद में बहुत नॉलेज है हमारे पास। चिकित्सा के फील्ड में हमारी 8 ब्रांचेज हैं, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ें उसको और किसी एक फील्ड को भी आप पकड़ लें तो इसलिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्यों है, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है, इवन मॉडर्न मेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं, हम जापान में लगभग 10 डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं और वो हमको ये कहते हैं कि भाई हमारी बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, उनको आप ठीक करिए। तो हम एक इंटीग्रेटिव प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहे हैं, जापानीज डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस हैं, स्पेशली जो है व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, और जो मॉडर्न मेडिसिन की लिमिटेशंस आपको मालूम है। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आयुष मंत्रालय है, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि आयुर्वेद को कैसे प्रमोट कर। जहां भी जाते हैं थोड़ा बहुत आयुर्वेद का जिक्र करते हैं। सारी एम्बेसीज में उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है कि आयुर्वेद को प्रमोट करो अपने अपने देशों में। लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा देखना है कि थ्रेट क्या है हमारी। एक तो सबसे बड़ी थ्रेट है सूडो आयुर्वेदा। सूडो आयुर्वेद का मतलब है कि जो आयुर्वेदिक चीजें नहीं है लेकिन उनको आयुर्वेदिक बोल देते हैं लोग। आजकल आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी, वो जब कहते हैं कि ये कोई आम वो दवाई नहीं है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये कोई क्रीम नहीं है, ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये फलाना नहीं है, ये आयुर्वेदिक है। तो वास्तव में वो आयुर्वेदिक है कि नहीं है ये तो आप समझेंगे, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब जो शास्त्र के अनुसार कुछ हो। दूसरा सबसे बड़ा खतरा जो हो गया है वो है सूडो आयुर्वेदिस्ट। बहुत सारे लोग कुछ अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, कोई स्वामी जी आ गए, कोई गुरु जी बनकर आ गए, कुछ थोड़ा सा इस तरह की ड्रेस पहन ली और वो आयुर्वेद के ऊपर भाषण दे रहे हैं।
वो आयुर्वेद के ऊपर आपको समझा रहे हैं कि ये वात पित्त कफ क्या होता है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नहीं है। तो ये इसका भी हमें जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों को कम से कम ये पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए कि भाई अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा चाहिए तो एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए। आप लोग सब आयुर्वेदिक के सर्टिफाइड क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, तो कम से कम अपना प्रमोशन तो कर सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को समझा तो सकते हो। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है। कोई कह रहा है कि दूध मत पियो, कोई कह रहा है ये मत खाओ, कोई कह रहा है रात को इस तरह से सो, कोई कह रहा है पानी खड़े होके पियो, कोई कह रहा है कि 5 लीटर पानी पियो। कुछ भी बोल रहे हैं लोग। भाई आप लोगों ने शास्त्र पढ़ा है तो शास्त्र के अनुसार तो हम कम से कम बता सकते हैं ना लोगों को। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो चाइनीज मेडिसिन एक काफी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसके साथ हमारा कंपटीशन है। और दूसरा एक नई चीज आ गई है, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, कोई भी एक फूड सप्लीमेंट बनाया, उसका फसाई में लाइसेंस लेके और उसको प्रमोट कर देते हैं, ये डायबिटीज ठीक करेगा। आयुर्वेद में भी बहुत सारी कंपनियां ये बना रही हैं, ये डायबिटीज की गोली है, ये ब्लड प्रेशर की गोली है, इससे लिवर ठीक हो जाएगा। ये आयुर्वेद है ही नहीं। किसने बोला आयुर्वेद है? आयुर्वेद तो पर्सनलाइज्ड मेडिकल साइंस है। हर व्यक्ति को जब आप देखते हैं, उसका उसका जो है प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, उसकी जो है कौन से दोष का प्रकोप है, धातु की क्या स्थिति है, अग्नि की क्या स्थिति है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी एनवायरनमेंट कैसी है, वो सारी चीज देख के तब आप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाते हैं। जीवा में हम एवरी डे मोर देन 1000 पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ से निकलते हैं, लेकिन हर पेशेंट की पहले कंसल्टेशन होती है, फिर उसका पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज उठा के दे दी। उसने कहा कि डायबिटीज तो ये गोली ले लो, उसने कहा जोड़ों का दर्द तो महायोगराज गुग्गुल। क्यों गुग्गुल? तो कम से कम हमें जो है ना इन चीजों को अपने कंज्यूमर को समझाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो वीकनेस हमारी है कि बहुत सारे लोग अभी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन की डेफिनेटली कमी है आयुर्वेद में। इवन एजुकेशन में हमारे यहाँ अभी भी बहुत कमी है। जो हम लोग कॉलेजों में पढ़ते हैं वहां पर ही हमें बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता प्रैक्टिकल, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। हमें बहुत बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं सिखाई जाती, क्रिएटिविटी नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स हम सोच नहीं सकते, ट्रेनिंग की बहुत कमी है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हमको ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ एक्शन। कहीं ना कहीं हम बहुत थोड़े डिप्रेशन में चले गए हैं। मैंने ऐसा देखा है, हमारे यहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स काम करते हैं, जब वो आते हैं तो मैंने देखा कि थोड़ा सा डिप्रेशन में होते हैं। या तो कॉलेज टाइम से उनको ऐसे लगने लगता है कि हम कहाँ पर आ गए हैं, कहाँ फंस गए आकर के। तो ऐसा नहीं है, आयुर्वेद का बहुत अच्छा भविष्य है। आप अगर मेरा उदाहरण देखें, मैं तो बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, और उस जमाने में शुरू किया जब आयुर्वेद को कोई पूछता नहीं था। 92 में मैंने एक छोटी सी गैराज में क्लिनिक शुरू की थी, एक भी पैसा मेरे पास नहीं था। पुरानी कुर्सी मेज रख करके अपना काम शुरू किया था, वो भी एक गुरुजी जी जिनके पास में गुरु शिष्य परंपरा में सीखा। बीएमएस के बाद 5 साल गुरु के पास रहा, उन्होंने कोई 2500 की दवाइयां मुझे दी थी, उससे जीवा मैंने शुरू किया। और आज हमारी 85 क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल हमारे हैं। अभी कोलकाता में कल हमने 100 बेड का जीवाग्राम हॉस्पिटल शुरू किया है। तो आपको एक्शन तो करना पड़ेगा, घर बैठे थोड़ी कुछ होगा। लेजी नहीं रहना है, आपको एक प्राउड फील करना है कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो काफी कुछ हमारे पास आजकल है मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद को लाने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए। मोदी जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बहुत ज्यादा इसको पर्सनली प्रमोट करना चाहते हैं। और आयुष मंत्रालय में बहुत सारे प्रोग्राम अभी शुरू हैं। एक हील इन इंडिया पोर्टल बना है जिसमें पूरा मेडिकल टूरिज्म के लिए, अभी आयुष वीजा शुरू हो गया है अलग से। जो लोग आयुर्वेद के लिए, चिकित्सा के लिए आना चाहते हैं उनके लिए अलग से वीजा। इसी तरह से जो है काफी इंफॉर्मेशन सेल्स अलग अलग एम्बेसीज में बनाई है, जहां लोग आयुष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता है कि वर्ल्ड का पहला जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो कि WHO ने बनाया है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो भारत में बन रहा है। जामनगर में शुरू हो चुका है ऑलरेडी। अभी पिछले वर्ष जो है जब G20 का वो हुआ था, तो उसमें एक WHO की मीटिंग अहमदाबाद में हुई थी, मैं भी उसमें गया था। तो 70 देशों के लोग वहां आए थे। तो ये बहुत बड़ा एक अपने लिए एक वी हैव टू नॉट ओनली फील प्राउड, हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने सारे देशों के
साइंटिस्ट आकर के वहाँ काम करेंगे, अलग अलग देशों में क्या चल रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, उस पर बातचीत की जाएगी। और डेफिनेटली अभी डब्ल्यूएचओ में ICD-11 में आपने सुना होगा कि वहां पर हमारे जो आयुर्वेद के जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंक्लूड किया गया। तो बहुत सारी फेवरेबल चीजें हैं, लेकिन अब जो मेन चीज है, जो मेन क्वेश्चन है, जो मैं आम तौर पर पे से पूछता हूँ, आप आपस में हमारे जो भाई बहन हैं आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट्स, के हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, बट आर वी रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी? क्वेश्चन ये है। अगर हम रेडी नहीं है तो वी हैव टू गेट रेडी। और ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जो है आयुर्वेद में श्रद्धा चाहिए, फेथ होना चाहिए। अगर आपको आयुर्वेद में फेथ नहीं है, आप ऐसी जबरदस्ती आयुर्वेद में घुसे हुए हो या घुस गए हो या बाई चांस आ गए हो, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रांग फेथ। बहुत गजब की नॉलेज है। मैं तो अभी ऑलमोस्ट 35 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गया है, तो मुझे तो एवरी डे व्हेन आई प्रैक्टिस, व्हेन आई सी पेशेंट्स, तो मेरे को लगता है कि क्या गजब का मेडिकल साइंस बनाया है, जिसमें ना केवल शरीर, मन, इमोशंस, आपकी बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा, किसी किसी मेडिकल सिस्टम में है ही नहीं दुनिया भर में ये चीजें। और आज जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जहां लोग माइंड में, इमोशंस में बहुत सफर कर रहे हैं, वो किसी के पास नहीं है। हमारे पास है वो नॉलेज। और दूसरी चीज आपको समझनी, कोई जादू नहीं है, ये कोई मिस्टिक नॉलेज नहीं है। ये जो आजकल चल रहा है ना कि 5 दिन में कैंसर ठीक कर देंगे, 4 दिन में लिवर सिरोसिस ठीक कर देंगे, आपका डायलिसिस बंद करा देंगे, आपकी 10 दिन में डायबिटीज ठीक कर देंगे, ये आयुर्वेद आयुर्वेद नहीं है वो। आयुर्वेद एक प्रॉपर साइंस है, मेडिकल सिस्टम है, लॉजिकल है। उसमें डायग्नोसिस किया जाता है, चिकित्सा की जाती है, आहार विहार है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कोई जादू की पुड़िया नहीं कि ऐसे छड़ी घुमाई और एक रोग ठीक हो गया। ऐसा ऐसा हमें अपने आप को प्रमोट नहीं करना है कभी भी। मॉडर्न मेडिसिन वाले कभी कहते हैं आपको ऐसे कि हम 2 दिन में आपका रोग ठीक कर दें? कोई नहीं कहता है। उनके पास नहीं जाते हैं क्या पेशेंट? जाते हैं उनके पास ज्यादा जाते हैं, हमसे ज्यादा जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा इसको एक रैशनल तरीके से पेश करना है। और आयुर्वेदिक की जो बुक्स है हमारी, अगर उनको पढ़ेंगे तो बहुत गहरी नॉलेज उनके अंदर। दोबारा पढ़िए उनको, बार बार पढ़िए। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, केवल भारत के लिए नहीं बने, वो हर आदमी के लिए। तो ये चीजें आपको, अगर आयुर्वेद में आपको सफल होना है, तो ये चीजें आपको डेफिनेटली अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेंगी, अपने अंदर ये हैबिट्स आपको डालनी पड़ेंगी। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। यू हैव टू हैव फेथ इन आयुर्वेद। इसके बाद अगर हम देखें तो जो वैद्य है उसको कम से कम बेसिक ये चीजें जरूर आनी चाहिए। ये हम पढ़ते नहीं है। हमारा मेन क्या हो गया कि रोग का नाम सुना और दवाई लिख दी बस। ये आयुर्वेद नहीं है, ये एलोपैथाइजेशन ऑफ आयुर्वेद है। कि उसने कहा जोड़ों का दर्द, हमने लिख दिया महायोगराज गुगुल। उसने कहा कि मुझे पेट में दर्द है, तो हमने लिख दिया महाशंखवटी। दिस इज नॉट आयुर्वेद। आपको जो है त्रिसूत्र आयुर्वेद को समझना है, हेतु को समझना है, लिंग समझना है, यानी कि उसके क्या साइन सिम्टम्स हैं, उसका रूट कॉज क्या है, फिर उसकी क्या औषधि दी जाएगी। ये बहुत गजब की चीज है। जो 3 कॉजेज हैं उसको समझना है। प्रज्ञापराध कहाँ पर हुआ है, इसको सात्मेंद्रियार्थ संयोग कहाँ हुआ, उससे संप्राप्ति क्या बनी है, एनवायरमेंट का क्या फैक्टर है, सोशल रिलेशंस का क्या फैक्टर है। आजकल ब्रेकअप हो रहे हैं यंग लड़के लड़कियों में, उनको PCOD हो रहा है, उनको बहुत सारी बीमारियां केवल इसीलिए हो रही है कि इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है। ये आयुर्वेद में सब इसका डिस्क्रिप्शन है बहुत अच्छी तरह से। 3 प्रकार की चिकित्सा आपको प्रयोग करनी है। केवल युक्ति विपाशरे से बात नहीं बनेगी। आज सत्वा वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दैव विपाशरे की बहुत जरूरत है। चिकित्सा के चतुष्पाद हमें पूरे यूज में करने। एक एक टांग भी अगर कमजोर रहेगी तो चिकित्सा नहीं होगी। अपने क्वालिटीज ऑफ वैद्य को दोबारा से पढ़िए जाकर के। उसमें केवल यही नहीं कि ज्ञान होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, सूची भी होनी चाहिए, सूची, प्योरिटी। आजकल के कई वैद्य मैंने देखे, खान पान अशुद्ध है, कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, कुछ गुटखा खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। वो कहाँ शुचि होगी? आपका शरीर ही शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। तो ये मैं आपको कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है इस तरह का। और जो लिखा है उसी तरह से आप किसी भी काम को करते हो, उसके 2 तरीके होते हैं। उसको प्रॉपरली आप कर सकते हो, इम्प्रॉपरली कर सकते हो। अगर प्रॉपरली करोगे तो प्रॉपर रिजल्ट आएगा।
इम्प्रॉपरली करोगे तो इम्प्रॉपर रिजल्ट आएगा। और जो आपके पास जो ये व्यक्ति जो आता है पेशेंट, ये केवल एक शरीर नहीं है, कोई लक्षण नहीं देख रहे हम उसके, वो चिकित्सीय पुरुष है, उसको समझना है। दोबारा से देखो चिकित्सीय पुरुष के कितने अंग हैं, उसमें शरीर है, शरीर में पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, फिर मन बुद्धि अहंकार चित्त है, आत्मा है। ये पूरा मॉडल आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि रोग कहाँ से शुरू हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस वो यहाँ जो सबकॉन्शियस माइंड है यहाँ से शुरू होती हैं। आजकल हमारे पास 90% जो पेशेंट हम देखते हैं अपने डेटा में, उसमें 90% लोगों के जो फिजिकल बीमारियां हैं वो माइंड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो अगर आप वहां काम नहीं करोगे तो आप रोग को ठीक नहीं कर सकते। वो तो एलोपैथिक वाले भी कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर दबा दिया, आपको कुछ और गोली दे दी, हॉर्मोन्स दे दिए, लेकिन वो रोग ठीक इसलिए नहीं कर पाते कि बिकॉज उनके पास ये नॉलेज ही नहीं है। तो ये चिकित्सा पुरुष आपको पूरा समझना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा मॉडल है, मैंने थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद थोड़ी सी कुछ टिप्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज है कि बड़ा सपना लो, छोटा मत सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि मुझे तो बस अपनी क्लिनिक करनी है। आप सोचो ना कि मैं एक ऐसा हाईवे बनाऊं जिस पर सब लोग गाड़ी चलाएं, यानी मेक समथिंग। हमने अगर अपने तक ही सीमित रहे होते तो हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज भी करते हैं प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो उसी में अगर हम संतुष्ट हो जाते तो आज हजारों लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। काफी सारे मतलब कई हजार वैद्यों को हमने ट्रेनिंग दे चुके हैं जो जगह जगह जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम भी अपना प्रैक्टिस करके संतुष्ट हो जाते तो ये काम थोड़ी होता जीवा का। आज पूरी दुनिया में हम लोगों ने एकेडमीज बनाई हुई हैं, वहां लोगों को हम आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बड़ा सोचो, लेकिन अपने उस सपने के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करिए। एक दिन में सपना पूरा नहीं होता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, समर्पण होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी कर रहे हो उसको एंजॉय करो, जबरदस्ती से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हो और घड़ी देख रहे हो कि कब टाइम होगा, क्लिनिक बंद करें जाएं अपना कुछ टीवी देखें, नहीं। उसको मजा, इतना मजा आना चाहिए कि आपको लगे कि क्लिनिक बंद ही नहीं करनी होनी चाहिए कभी, या जो भी काम कर रहे हो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग सोचो। अगर मैंने अलग नहीं सोचा होता तो मैं 95 में वेबसाइट कैसे बना देता, जो कि इंजीनियर्स का काम था। मैंने खुद बनाया, खुद मैंने HTML सीखा, क्योंकि आई थॉट कि लेट मी डू समथिंग डिफरेंट। फिर मैंने टीवी शो बनाया, फिर वर्ल्ड की पहली ऐप बनाई जब स्मार्टफोन नहीं थे, टेलीडॉक, जिसको यूनाइटेड नेशन से प्राइज मिला। तो कुछ अलग सोचना पड़ता है, कुछ यूनिक करो, भीड़ में मत चलो। भीड़ तो जो जो कर रही है वहां बहुत कंपटीशन है। और दूसरों को ट्रेनिंग दो। आज हमने हजारों वैद्यों को ट्रेनिंग दी है। जो जो लोग मुझे कहीं दुनिया में जाता हूँ वो मिलते हैं, सर मैंने आपके यहाँ काम किया था, सर आपने जो कुछ सिखाया वो आज भी काम आ रहा है। तो एक वही मैं कह रहा हूँ, एक ऐसे हाईवे बनाओ जिसपे दूसरे लोग भी अपनी गाड़ी चला सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट में मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। क्योंकि मेरे बाप दादा कोई वैद्य नहीं थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया। और मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई बहुत स्मार्ट व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में आपके जैसा ही था मैं भी। ठीक है, मेरी सेकंड पोजीशन आई थी, सिल्वर मेडलिस्ट में मेरे को मिला था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन ठीक है, आप लोग भी सब पढ़े हुए हो, आपने पढ़ा है, तो इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। मेरे मेरे पीछे कोई नहीं था, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, कोई पैसा नहीं था मेरे पास, कोई जगह नहीं थी, एक छोटे से गैराज में क्लिनिक शुरू किया। और इसीलिए मैं अपनी थोड़ी केस स्टडी लोगों के साथ नॉर्मली शेयर करता हूँ कि एक तो जीवा जो है, जीवा ग्रुप आयुर्वेद के अलावा 2 एरियाज में हम और काम करते हैं। एक एजुकेशन, हमारा एक स्कूल भी है, वहां भी आयुर्वेद पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत कुछ हम वहाँ आयुर्वेद के बारे में शिक्षा देते हैं, 30 साल से दे रहे हैं। और दूसरा हमारा एक कल्चर का सेक्शन है वृंदावन में। तो एनीवे जो जीवा ग्रुप है उसका मेन उद्देश्य है कि हाउ टू क्रिएट ए हेल्दी एंड हैप्पी सोसाइटी। और इसमें मेन गोल हमारा ये है कि जो वैदिक नॉलेज सिस्टम्स है हमारे, उनको यूज करके मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, हम इसको मॉडर्न गुरुकुल बोलते हैं जीवा को, कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। आज दुनिया का जो मॉडर्न आउटलुक है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो हमारे नॉलेज सिस्टम्स हैं उनको आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बता सकते हैं। कि दिनचर्या में अगर लिखा है चरक में कि जब घर से निकले तो पगड़ी पहने, लाठी हाथ में ले, छाता हाथ में ले, तो आज उस तरह से नहीं निकलना है आपको छाता और वो लेके। उसका मतलब है कि सिक्योरिटी रखनी है आपको,
उस समय कुत्ते जानवर होते थे तो लाठी रखते थे। आज आप अगर बाइक पर जा रहे हैं तो हेलमेट लगाओ, गाड़ी में बैठे हैं तो अपना बेल्ट लगाओ, सुरक्षा का मतलब था उनका। तो वो प्रिंसिपल नहीं बदले हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। तो जीवा का यही है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो आज के कॉन्टेक्स्ट में फिट रहते हैं। ये मेरा छोटा सा मैं दिखा रहा हूं आपको कि जब मैंने 92 में एक छोटे से गैराज में अपनी क्लिनिक शुरू की थी, ये मैं इस तरह का तब दिखता था, छुटका सा बच्चा। और उस टाइम कई बार लोग बिलीव नहीं करते थे कि मैं कोई वैद्य हूं, क्योंकि 92 में लोगों का विश्वास ये था कि वैद्य जी का मतलब बुढ़े कोई होने चाहिए। और ये जो पिछले आपको ये पीछे जो पेशेंट बैठा है, इसके पीछे जो दवाइयां दिख रही हैं, ये सारी दवाइयां एक थैले में आ जाती थी। 6 दिन में फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता था। संडे को ये सारी दवाइयां एक बैग में भर के बस पकड़ के वृंदावन जाता था, वहां पर इस्कॉन मंदिर में फ्री कंसल्टेशन देता था। तो वहां से मुझे एक कांटेक्ट मिला, उन कई लोगों को मैंने ठीक किया, फॉरेनर्स को। तो 94 में उन्होंने बोला कि आप विदेश में आइए, हम लोग कुछ आपके लेक्चर कराएंगे। मैंने कहा हम आ जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कोई नहीं, आपका टिकट देंगे, खाना पीना देंगे। तो 94 में मैं पहली बार जो है फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क और इंग्लैंड, 4 देशों का मेरा टूर लगा 94 में। वहां से जब मैं वापस आया तो अगेन, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स मुझे लगा कि दुनिया भर में बहुत डिमांड है आयुर्वेद की, लेकिन मैं तो गराज में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास तो कोई आएगा नहीं। तो 95 में मैंने दुनिया की पहली वेबसाइट बनाई, आयुर्वेद की पहली वेबसाइट 1995 में मैंने बनाई, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज में, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट की अपने आप में न्यूज रहती थी, और इंटरनेट और आयुर्वेद तो अपने आप में एक बहुत कैची न्यूज थी। तो फिर जब मैंने ये बनाई वेबसाइट, तो लोग कहने लगे कि आप पढ़ाते क्यों नहीं हो, आप बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हो। तो 96 में वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन स्कूल बनाया, जहां हमने कोर्सेज शुरू किए। वो बहुत अलग दुनिया थी उस टाइम, अगर मैं याद करता हूँ अब। तब टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रिमिटिव थी, ट्रेडिशनल थी। कोई स्काइप नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कोई कोई जूम नहीं था, ये मीट ग्लोबल, ये इस तरह की मीट नहीं थी। तो बड़ी एक चैट बॉक्स करते थे, उसमें टाइप करके स्टूडेंट से बातचीत करते थे विदाउट एनी फोटो। फिर ग्लोबल लोग बुलाने लगे, तो मैं लगभग 40-50 देशों में मैं जा चुका हूँ। तो पूरे दुनिया में लोग इनवाइट करते थे लेक्चर देने के लिए। फिर सबसे पहली बार जो है ये वेबिनार, जैसा अब आप सुन रहे हैं, मैंने 97 में पहला वेबिनार आयुर्वेद का वर्ल्ड का मैंने दिया था, जिसमें मैं दिल्ली में बैठा था एक बड़े स्टूडियो में, और स्टूडेंट्स थे स्वीडन में और तंजानिया में। तो आई वॉज ऑलवेज वेरी ओपन कि शुरू से कुछ ना कुछ नया। फिर पूरी दुनिया में कंसल्टेशन शुरू की। उस जमाने में जब कोई सोच नहीं सकता था, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप कैसे कर सकते हो टेलीमेडिसिन बिना बिना पेशेंट को देखे। आज दुनिया कर रही है ना, कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं टेलीमेडिसिन। कोविड के बाद सभी कर रहे हैं। तो हमने तो उस समय किया जब कोई सोचता नहीं था इस बारे में, क्योंकि प्रश्न परीक्षा लिखी हुई है आयुर्वेद में, दूत नाड़ी लिखी हुई है आयुर्वेद में। तो हमने उससे थोड़ा सा आइडिया लिया कि दूत जब आता था वैद्य के पास, तो वो भी तो कुछ बताता होगा ना कि क्या लक्षण है उसके, उसके अनुसार जो भी हिस्ट्री प्रश्न परीक्षा लेके वो दवाई देते थे। तो फिर ये इसी को आधार लेके मैंने सोचा कि भारत के गांवों में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो 2001 में हमने टेलीडॉक बनाया। ये देख रहे हैं ना, ये लड़का ट्रेन किया था, जैसे डोमिनोज वाले लड़के होते हैं, इस तरह की हमने पूरी ब्रांडिंग की थी। ये गांव गांव में जाते थे, और उसमें जो है प्रश्न परीक्षा के वो जो उसको भर के हमारे पास भेजते थे, और अगले दिन खुद वहां जाके होम डिलीवरी करते थे मेडिसिन की। और इसी को यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड समिट अवार्ड मिला। आई एम द ओनली आयुर्वेदिक डॉक्टर इन द वर्ल्ड जिसको यूनाइटेड नेशन से वर्ल्ड समिट अवार्ड मिला है। 2003 में जिनेवा में ये अवार्ड मिला था। इससे बहुत प्रेरणा मिली, लेकिन इसको हम बहुत ज्यादा स्केल नहीं कर पाए। मेरा आइडिया था कि पूरे भारत में टेलीडॉक सेंटर्स खोलें, हर 50 गांव पर एक टेलीडॉक सेंटर होना चाहिए। लेकिन उस समय किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि हम टाइम से आगे चल रहे थे। कोई उस टाइम जो है ई कॉमर्स का कोई जमाना नहीं था, तो कोई सपोर्ट मिला नहीं किसी से। फिर हमने सोचा एक टेलीविजन शो शुरू करते हैं। 2006 में टीवी शो शुरू किया, और उसमें एक नंबर देना शुरू किया कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कॉल करो। तो पहले दिन 10 कॉल आई, फिर 20 कॉल आई, फिर हजारों कॉल आने लगी। आज हमारे पास लगभग 5-6 हजार कंसल्टेशन रोज करते हैं। इवन हमने जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन आज हम चलाते हैं आयुर्वेद में। तो टीवी शो पर हमारा मेन गोल क्या होता है, अगर आपने देखा हो, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते बैठ करके वहां पर। हमारा गोल है लोगों को शिक्षित करना।
आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं, दोषों के बारे में बात करते हैं, और उनको समझाते हैं कि आयुर्वेद से जुड़िए, आयुर्वेद के डॉक्टर्स के पास जाइए। ये जो आपके सोशल मीडिया पर जो ये फेक आयुर्वेदिस्ट घूम रहे हैं, इनसे बचिए, ये भी हम कहते हैं उनको। आप लोग भी जो अपने पेशेंट को शिक्षित करिए, नहीं तो लोग एक बार आयुर्वेद में कहीं चीट हो जाते हैं, फिर वो आयुर्वेद से ही कट जाते हैं, वो कहते हैं आयुर्वेद बेकार, उनको लगता है सब एक जैसे होंगे। तो इसका भी ध्यान रखना है। टीवी शो हमने एजुकेटिव बनाया, अगर आपने देखा है तो कभी। फिर हमने टेलीमेडिसिन शुरू किया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन सेंटर हम चलाते हैं, और उसमें लोग पूरे प्रोटोकॉल्स बनाए कि डायग्नोसिस कैसे होता है। आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटाबेस हमारे पास है, 30 लाख पेशेंट का डेटाबेस है, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। उसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया कि एक दिन में 8,000 कंसल्टेशंस, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज है, 8,000 कंसल्टेशन इन वन सिंगल डे। तो बहुत बड़ी बात है आयुर्वेद के क्षेत्र में इतने सारे पेशेंट एक दिन में देखना। तो ये भी हमने काम किया। और इसके साथ साथ जो है पूरे भारत में हमारी 85 क्लिनिक्स हैं। अभी 15 दिन पहले दुबई में एक हमने क्लिनिक लॉन्च की है। विदेशों में हमारी एकेडमीज तो बहुत जगह पर है, पर एक प्रॉपर क्लिनिक जिसमें पंचकर्मा डॉक्टर, थेरेपिस्ट, वो अभी दुबई में हमने 15 दिन पहले लॉन्च किए। और पूरा सारा सिस्टम जो है वो एक इंटीग्रेटेड एक सर्वर है सेंट्रल, वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम काफी करते हैं ताकि हर चीज को हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सी क्लिनिक में क्या चल रहा है, कौन पेशेंट ठीक हो रहा है, कौन ठीक नहीं हो रहा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये हमारा जो है वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, NABH एक्रेडिटेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जीवाग्राम के नाम से। अभी परसों मैंने कोलकाता में एक हॉस्पिटल शुरू किया है, 100 बेडेड 100 बेडेड, ये आयुर्वेदिक हमारा जीवाग्राम दूसरा कोलकाता में शुरू हुआ है। अभी धीरे धीरे और कई जगह से हमारे पास जो है कोलैबोरेशंस की बात चल रही है, तो और भी हम इस तरह के हॉस्पिटल्स भारत में और विदेशों में भी खोलने वाले हैं। तो इसके साथ साथ हमारी बहुत अच्छी एक फार्मेसी है, हम बाहर से कोई दवाई नहीं लेते, सब क्लासिकल फॉर्मेशन, भस्म, चूर्ण वगैरह सब अपने यहीं पर बनाते हैं। और उसके साथ साथ जो भी है पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शास्त्रीय विधि से होता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, मेक्सिको, कितने देशों में हमारे जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज चलते हैं, वर्ल्ड वाइड कोर्सेज चलते हैं। और ऑफ कोर्स अगर हम जीवा की बात करें तो जीवा आज 3 एरियाज में काम करता है। जीवा आयुर्वेद की मैं बात कर रहा हूँ। एक ट्रीटमेंट, हमारा मेन जो कोर फोकस हमारा चिकित्सा है, हम चिकित्सा में काफी कुछ करना चाहते हैं और वही हमारा कोर है। उसमें टेलीमेडिसिन है, क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल है हमारा। एजुकेशन में अगर देखें तो टीवी पर हम काफी एजुकेशन करते हैं, लोगों को आयुर्वेद से जोड़ते हैं। सोशल मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल है जीवा आयुर्वेदा का, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है जीवा आयुर्वेदा का, इंटरनेशनल अकेडमीज हैं, काफी सारे देशों में रेजिडेंशियल रिट्रीट्स करते हैं हमारे काफी सारे डॉक्टर्स, विदेशों में जाके एक एक हफ्ते के कोर्सेज वहां पर लोगों को, जनरल कोर्सेज, हम उनको कोई डॉक्टर नहीं बनाते, उनको थोड़ा खान पान, लाइफस्टाइल, अपनी प्रकृति को समझना, इस तरह के। और जो अगर हम प्रोडक्ट साइड में आए तो हमारा ऑनलाइन स्टोर है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जैसे कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं या कुछ जनरल प्रोडक्ट्स जैसे च्यवनप्राश है, त्रिफला है। हम बाकी उसको प्रमोट नहीं करते कि आप अपने आप प्रोडक्ट खरीदें और उससे आप ठीक हो जाएंगे। केवल प्रिवेंटिव और रिजुविनेटिव प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं। लेकिन जहां कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर से पहले कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसको बताया जाएगा कि क्या करना है। तो ये पूरा जीवा का जो है एक मॉडल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसी के साथ लास्ट में आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा जो हमारा प्रकल्प चल रहा है, इसका सेंटर कौन है? वैद्य है। अगर वैद्य अच्छा नहीं है तो कुछ चलने वाला नहीं है, चिकित्सा भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम वैद्यों पर बहुत फोकस करते हैं। रोज धन्वंतरी प्रेयर्स होती है, प्लेज लेते हैं, केस डिस्कशन होते हैं, केस स्टडीज हमारे साथ बहुत सारे, हमने नॉलेज बैंक बनाया अपने वैद्यों के लिए सरस्वती के नाम से। धन्वंतरी हमारा सॉफ्टवेयर है पूरा, डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं, काफी सारी चीजें हम वैद्य को एम्पावर करते हैं, उसको सक्षम बनाते हैं ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि वो चिकित्सा करने के लायक है। और काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, जो एक कर्मा प्रोग्राम हमारा ये जिसको हम कहते हैं इंसेंटिव प्रोग्राम है, उसमें कई तरह की क्विज कराते हैं हम लोग, कई तरह की उनके
अलग अलग कंपटीशन कराते हैं, गेम्स कराते हैं, ताकि एक फन वे में लर्निंग उनकी बढ़ती रहे। और डेफिनेटली केस स्टडी प्रेजेंटेशन होती है, जिसकी भी केस स्टडी अगर सक्सेसफुल कुछ होती है तो उसको पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बदले में उसको कुछ शॉपिंग कूपन्स मिलते हैं, ताकि हम एक वैद्य को एक कॉर्पोरेट की तरह उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, ये हमारा काम है। और डेफिनेटली जो कॉन्टिन्यूस हमारे जो सीएमईज होते रहते हैं, ट्रेनिंग्स कॉन्टिन्यूस चलती रहती हैं डॉक्टर्स की, बाहर से भी कुछ वैद्यों को हम बुलाते रहते हैं जो समय समय पर जो है हमारे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये इस तरह का जो है हम लोग जीवा में काम करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए दिखाया कि यदि आप चाहते हैं कि आप आयुर्वेद में कुछ आगे बढ़ करके काम करें, तो फिर आपको ये डेफिनेटली बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा आपको एक, जो मैंने आपको पहले बताई कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना है, आपको जो काम करना है वो इस तरह से करना है कि जिससे कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल उसमें आए, आपकी श्रद्धा आयुर्वेद में हो। तो ये सारी जो है चीजें हम लोग जीवा में करते हैं। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू जस्ट एंड माय लेक्चर हियर। और आपका अगर कोई भी प्रश्न है किसी का, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कुछ बचा है, अभी 7-8 मिनट, तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। Thank you so much, sir, for this informative session. Now, participants may ask questions to sir one by one. Kindly turn on your camera. Hello. Hello, sir. Good morning. हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता था कि मेरा अभी क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए और कहाँ रहते हैं आप। वीडियो अगर ऑन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको डॉक्टर मोहन राज सिंघारिया, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी बोलिए डॉक्टर साहब। सर मेरा अभी ये बीएमएस कंप्लीट हुआ है, तो मैं ये आयुर्वेद का जो क्लिनिकल नॉलेज हम कहाँ से मतलब अच्छे से थोड़ा गेन कर सकते हैं, उसका थोड़ा आइडिया बताइए। देखिए सर, पहला तो आपको मैंने कहा कि आप ऑलरेडी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए कि अभी आप सोचें कि अभी हमें नॉलेज तो पूरी लाइफ गेन करते रहेंगे, लेकिन कुछ काम शुरू करिए ना। अगर आपको जीवा में काम करना है तो hr@jiva.com hr@jiva.com पर अपना रिज्यूमे भेजिए। और हमारे यहाँ डॉक्टर्स की हायरिंग कंटिन्यूसली होती रहती है, तो उसमें आप आ सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करिए किसी भी फॉर्म में। मैंने आपको 10-15 फील्ड्स बताए थे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें घुस जाइए और थोड़ा डट के काम कीजिए, घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? हेलो सर, माय नेम इज श्वेता। हाँ जी, क्या नाम आपका? श्वेता? यस सर। जी बोलिए श्वेता जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, लगता है कनेक्शन कट गया। हेलो, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कर्नाटक से बोल रही हूँ सर। बोलिए, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर मैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। ऑलराइट। सर बीएमएस होने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट में जाना सही रहेगा? स्कोप है, कितना है स्कोप तो हर चीज में है। आपके अंदर कितना पैशन है, दैट इज व्हाट ड्राइव्स इट, यू नो। गायनेकोलॉजी में बहुत स्कोप है। आजकल हम तो एक प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है, आयुर्बेबी प्रोग्राम। पिछले 10 साल आयुर्बेबी मतलब हाउ टू प्रोड्यूस ए हेल्दी बेबी। यस सर। पूरा एक अलग से प्रोग्राम है। गायनेकोलॉजिस्ट के हमारे स्पेशलिस्ट अलग हैं। तो गायनेकोलॉजी में तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ओके सर। आजकल तो पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, फाइब्रॉइड्स और कितने बीमारियां हैं, पूरा योनि व्यापक। जरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत स्कोप है। सर वाता के लिए कुछ बेसिक ट्रीटमेंट है, वाता दोष के लिए? ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स। अब ऐसे तो स्पेसिफिकली मैं नहीं बता सकता जब तक पेशेंट सामने नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता आयुर्वेद में कि वाता के लिए क्या ट्रीटमेंट है, पित्ता के लिए क्या है। वात के गुण मालूम है आपको? नहीं, अब भी ज्वाइन किया सर, एक महीना हुआ। हाँ, तो अभी थोड़ा सा पढ़िए। वात के जो गुण हैं उसके विपरीत में आपको जो है चिकित्सा करना है। ठीक है, ओके सर। ऑनलाइन तो आ रही है। गुड इवनिंग सर। यस दिनेश जी बोलिए।
सर मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ कहाँ रहते हैं सर आप? सर, राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी, बताइए। सर आपकी सीएमई ज्वाइन करना चाहे तो कब कैसे कर सकते हैं? सीएमई तो नॉर्मली हम अपने इंटरनल डॉक्टर्स के लिए करते हैं, अभी ऐसा कुछ प्रावधान तो नहीं है कि हम बाहर के लिए करें, लेकिन जिस तरह से ये आपने ऑर्गेनाइज किया है ऐसे कभी ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम कुछ डॉक्टर्स आपको अपने दे सकते हैं कि जो आपको बताएंगे कुछ। सर कांटेक्ट कैसे होगा? कांटेक्ट के लिए आप जो आपके ऑर्गेनाइजर हैं उन्हीं को बोलिए, उनके पास मेरा संपर्क है तो दे कैन ऑर्गेनाइज, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। गुड हेलो, इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। यस, बोलिए, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं, बोलिए। सर मैं सुमित कुमार बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से, और मैं जी। फर्स्ट ईयर बीएमएस अभी पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। तो क्या वो, पर मुझे ये जानना था कि आयुर्वेद में फास्ट मेडिसिन है क्या? मतलब परसों क्या वो, मैं एक मेरे फ्रेंड एमबीबीएस से बात कर रहा था, तो वो बोला कि मुझे हेडेक हुआ था या फिर बुखार हुआ था, उन्होंने डाइक्रोजम खा ली, पैरासीटामोल खा ली, तुमको तो ऐसा चूरन काढ़ा वगैरह पीना पड़ता है, बहुत देर लगती है उसमें। तो मुझे ये जानना चाहता था कि मैं कि फास्ट मेडिसिन आयुर्वेद में अवेलेबल है क्या? आप क्या समझते हो? हाँ सर, अभी मैं फर्स्ट ईयर में तो होना तो चाहिए आई थिंक, लेकिन हमको जब प्रकृति निकालना पड़ता है, धातु परीक्षण करना वगैरह पड़ता है, तो उसमें ज्यादा आयुर्वेद टाइम। में बहुत बहुत सुपर फास्ट मेडिसिन हैं, लेकिन आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसके अनुसार चिकित्सा करना पड़ता है। ओके आयुर्वेद सर। कोई स्लो नहीं है, ये गलत गलत धारणा है लोगों की। हमारे पास यस। लोग आते लास्ट में है, प्रॉब्लम ये है। यस सर। अब चीज को बिगाड़ के अगर शुरू में आए तो बहुत फास्ट काम, अब अभी भी बहुत फास्ट करते हैं। अगर डायबिटीज हो जाए तो कितना साल लगता है मॉडर्न मेडिसिन में ठीक होने में, डायबिटीज में, मालूम है आपको? सर टाइप 1 टाइप 2 पे डिपेंड हो जाएगा, टाइप 2 नहीं, तो टाइप टू ले लीजिए, कितना समय दवाई खानी पड़ती है अगर टाइप 2 हो जाए तो? पूरी टाइप 2 जिंदगी। फिर पूरी लाइफ टाइम जिंदगी खानी पड़ती है ना। यस सर, सर। लाइफ टाइम खानी अगर पड़ेगी। ब्लड प्रेशर हो तो, सर वो भी लाइफ टाइम खानी पड़ेगी सर। अगर थायराइड हो तो, सेम सर, ज्यादा टाइम और लगेगा अगर बहुत। आप, और अगर आयुर्वेद में आएगा कोई ब्लड प्रेशर वाला तो 6 महीने लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। थायराइड वाले को 1 साल लगता है हमारे यहाँ पर। तो कौन सा यस फास्ट हुआ? सर, कौन आयुर्वेदा सा? ज्यादा फास्ट है सर। हाँ, तो थोड़ा समझना है और दूसरों को समझा के जवाब देना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं हाँ सुनना जी। है लोगों की बात कि आपके यहाँ काढ़े काम नहीं करते हैं। काढ़ा नहीं तो नहीं, बहुत ऐसा नहीं जल्दी। सर, तो देर लगती है तो बोल रहा था इसलिए। कोई नहीं बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस यस आता है ज्ञान से, पढ़ाई करो, अभी अभी तो पढ़ना शुरू किया है, अच्छी तरह पढ़िए, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, यस सर, वो संहिता पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ना सर? बिल्कुल सहीता पढ़ो, लेकिन उसका प्रैक्टिकल भी समझना चाहिए, ठीक। ओके सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? Hello. Sir, I have a question. यस प्लीज, व्हाट इज योर नेम? Sir, myself, Sir Harsh Sharma from Gujarat. I am currently pursuing the first year of BMS. ओके। And sir, I want to ask that the how to approach the clinical skills in the during the study during the BMS, sir. बेटा, जो कुछ भी पढ़ते हो उसको पहले देखो प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, नहीं आता तो अपने प्रोफेसर से पूछिए, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप And प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे तो आयुर्वेद में नॉर्मली लोगों का आदत क्या है कि रट्टा लगा के क्लास पास कर लो, फिर अगले साल फिर यही रट्टा लगा के पास कर लो। ऐसा yes, नहीं है, sir. पहले साल से ही आपको देखना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है, पेशेंट से कैसे बात करनी है, हिस्ट्री कैसे लेनी है, ये सब Yes, सीखना sir. चाहिए। ठीक है, Yes, sir. And sir, संहिता तो जो कोर सब्जेक्ट है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे अष्टांग हृदयम चरक संहिता, शिशुरुद्ध बिल्कुल संहिता। बिल्कुल, संहिता तो इसका कोर है ना हमारे आयुर्वेद का, लेकिन उसको पढ़ करके केवल रट्टा नहीं लगाना है, उसका प्रैक्टिकल समझना है, क्या उसका एप्लीकेशन क्या है। हाँ, यस सर। और सर, मैं एक लास्ट क्वेश्चन था सर, मुझे आयुर्वेदिक टूरिज्म करना है या फिर यूएई या दुबई में, सर क्या स्कोप है आयुर्वेदा का? बहुत स्कोप है, यूएई में मेडिकल इंश्योरेंस से कवर्ड है हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और मस्कट में कवर्ड है, सऊदी में कवर्ड है, बहरीन में कवर्ड है। यस सर, मींस आफ्टर बीएमएस अगर हम डीएचए की एग्जाम की प्रिपरेशन करते तो सर हमारा हो सकता है ना वहाँ तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। पे? यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिव्यू। थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं वैद्य आशीष कुमार गौड़, हरिद्वार से। जी बोलिए। जी सर, एक्चुअली मैं अभी कार्डियक केयर में काम कर रहा हूँ। हाँ जी। तो उसमें अभी जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की आप बात कर रहे थे, डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, जी। इसके साथ ये भी कोलेस्ट्रॉल का जो हार्ट कार्डियक अरेस्ट वगैरह जो पड़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ये जो ब्लड थिनर्स खाते हैं लोग लगातार, जी। इनके अगर हम सब्स्टिट्यूट में बात करें
अल्टरनेटिव में बात करें तो कुछ आयुर्वेदा में क्या किया जा सकता है तो कोलेस्ट्रॉल आप से अपनी लेकर? थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज करिए। आयुर्वेद में हम ये नहीं देखते कि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या दे दूं, आपको देखना है जड़ कहाँ से शुरू हो रहा है। जी सर। उसका आम बन रहा है या उसका लिवर फंक्शन खराब हो रहा है या पाचन में कहीं प्रॉब्लम है, वो देखना है, उसको फिक्स करना है। जी सर। ये हमारा थॉट प्रोसेस बहुत गलत, हमें आदत पड़ जाती है कि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सी गोली दें या इसको ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी दें। वो सर्पगंधा ही खिला रहे हैं लोग, सब लोग सर्पगंधा खिला रहे हैं। सर्पगंधा से थोड़ी ब्लड प्रेशर ठीक होता है। ब्लड प्रेशर जो है हाइपर एसिडिटी के कारण भी होता है, ब्लड प्रेशर जो है अपच के कारण भी होता है, ब्लड प्रेशर ये स्ट्रेस से भी मुक्तावती होता सर। है, ब्लड प्रेशर जो है इमोशनल ट्रॉमा से भी होता है। बहुत सारे कारण है, तो जो कारण है उसको पकड़ के उसका इलाज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, मतलब वही पर्सनल मतलब ऐसे कभी personalized भी नहीं ये है। आदत मत डालो कि इसका नुस्खा बता दो, इसका कोलेस्ट्रॉल का क्या। ये नुस्खे उसके कुछ नहीं होते, जी हर सर। व्यक्ति का नुस्खा अलग है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, आई थिंक, थैंक यू वेरी हेलो, मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा एक दूसरा मीटिंग शुरू हो रहा है, जस्ट आई टेक द लास्ट क्वेश्चन। ओके, ओके सर, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा और रिसर्च के लिए एक स्टूडेंट को पहले से कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, किस तरह से माइंडसेट होना चाहिए? देखो आयुर्वेद तो फुल्ली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, वो प्रमाण के आधार पर ही आयुर्वेद लिखा गया है। इसको तभी तो मैंने बोला ना, पहले श्रद्धा होना चाहिए। ये तो आज के युग में हमें दिखाना पड़ रहा है कि ये देखो, वो तो साइंस, एग्जैक्टली सर। वो तो ऑलरेडी बाहर इंटरनल मेडिसिन दूसरे कंट्रीज में अलाउड भी नहीं है, तो उसी के लिए होगी, अलाउड होगी, चिंता नहीं करिए। उनके पास और कुछ है नहीं, आयुर्वेद तो आएगा ही एक दिन सब जगह पर। ठीक है, जी जी श्योर। थैंक यू वेरी थैंक यू मच सर। एवरीबॉडी फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छी तरह से जम के काम करो, आयुर्वेद में अच्छी तरह से पढ़ाई करो, थोड़ा आयुर्वेद में श्रद्धा रखो, अपना लाइफस्टाइल बदलो, थोड़े सात्विक बनो, शुद्ध मन रखो, खान पान शुद्ध करो, सात्विक बनो, तब आयुर्वेद समझ में आएगा आपको, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। यस सर, ओके सर। ओके, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। I would like